हे गाइस, वेलकम टू बैंकर्स ग्रेड। तो यहाँ पे आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ को। इस सीरीज़ में हम आरबीआई सर्कुलर से जुड़ी हुई 100 एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर के आएंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इन 100 एमसीक्यूज़ को कर लिया तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई सर्कुलर का एक मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। तो ये आज का जो वीडियो है ये पहला पार्ट है और इस लेक्चर का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, हु इशूज द एक्नॉलेजमेंट रिसीट फॉर्म बी टू द एप्लीकेंट फॉर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जो एप्लीकेंट होते हैं उनको जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिलता है, तो ये यहाँ पे रिसीट कौन प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी डेजिग्नेटेड बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर सोचिए, क्या इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन किया होगा तो आपके लिए ये सारे एमसीक्यूज बहुत ही इजी होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डेजिग्नेटेड बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज। बेसिकली देखिए इसके पीछे स्टोरी क्या है, उतना ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपको मैं समझा देती हूँ। अगर आप एक एप्लीकेंट हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के, तो आप यहाँ पे फॉर्म ए जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको सबमिट करना पड़ता है। डेजिग्नेटेड बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे लोग को ऑथराइज किया गया है कि ये लोग उस एप्लीकेशन को रिसीव कर सकते हैं। अब इनके द्वारा जब एप्लीकेशन रिसीव किया जाता है तो एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपको दिया जाता है जो भी एप्लीकेंट होते हैं उनको, और उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म बी कहते हैं। तो यहाँ पे जो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो कि यहाँ पे फॉर्म बी जो है वो एप्लीकेंट को प्रोवाइड कराती है। तो राइट आंसर क्या होगा, डेजिग्नेटेड बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपके सामने ये रहा, What is the overall PSL target for UCBs as of March 31st, 2024? अगर आप आरबीआई सर्कुलर को पढ़ते होंगे, उसको फॉलो करते होंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इजी होगा। बेसिकली देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो 31 मार्च 2024 तक के लिए कितना है, ये पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60% ऑफ ए एंड बी सी और सीईओ बी एस ई विच एवर इज़ हायर। ऑप्शन बी है 65% ऑफ ए एंड बी सी और सीईओ बी एस ई। ऑप्शन सी है 75% ऑफ ए एंड बी सी और सीईओ बी एस ई। ऑप्शन डी है 80% ऑफ ए एंड बी सी और सीईओ बी एस ई। चलिए जल्दी से इसका आंसर सोचिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 60% ऑफ ए एंड बी सी और सीईओ बी एस ई विच एवर इज़ हायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो टारगेट फिक्स किया गया था 31 मार्च 2024 तक, 60% ऑफ ए एंड बी सी और सीईओ बी एस सी विच एवर इज़ हायर, तो ये टारगेट 31 मार्च 2023 तक के लिए था। लेकिन क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा ये पूरा नहीं किया जा रहा था, मतलब ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा था कि ये पूरा कर लेगी, तो इस टारगेट को यहाँ पे बढ़ा दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे नए टारगेट को जो यहाँ पे आरबीआई है उन्होंने सेट किया। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि 31 मार्च 2025 तक के लिए टारगेट क्या है, तो यहाँ पे टारगेट है 65% ऑफ ए एंड बी सी और सीईओ बी एस सी विच एवर इज़ हायर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 31 मार्च 2026 तक के लिए टारगेट क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर है 75% ऑफ ए एंड बी सी और सीईओ बी एस सी विच एवर इज़ हायर। अब यहाँ पे देखिए जो ए एन बी सी है उसका फुल फॉर्म क्या है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। और यहाँ पे जो सीईओ बी ई है इसका फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे सिर्फ नॉर्मली पूछा जाता है कि ओवरऑल जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कितने साल से बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे 2 साल से बढ़ाया गया है। पहले कितना था, 2024 तक इसको पूरा करना था, तो अभी इसको बढ़ा करके 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। लेकिन अगर आपसे इस तरीके से ईयर दे दिया जाता है कि 31 मार्च 2024 तक के लिए क्या टारगेट था, 31 मार्च 2026 तक के लिए क्या टारगेट है, 2025 तक के लिए क्या टारगेट है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज बेस्ट फॉर RRB स्केल 2-3, BOM स्केल 2-3 एंड SBI CBO प्रिपरेशन। और आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए बैंकर्स ग्रेड, ऑप्शन बी बैंकर्स ग्रेड, ऑप्शन सी बैंकर्स ग्रेड, ऑप्शन डी बैंकर्स ग्रेड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है बैंकर्स ग्रेड। और यहाँ पे हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं IBPS RRB स्केल 2-3, SBI CBO या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2-3 की, तो आपको इन सब के लिए अलग अलग कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए लाए हैं ऑल इन वन बंडल सिर्फ 899 रुपीज़ में। लेकिन इस कोर्स को परचेस करने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया गया है, 31 जुलाई तक आपको यहाँ पे परचेस कर लेना है, उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके परचेस कर सकते हैं या फिर हमें आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो चौथा क्वेश्चन है वो ये रहा, Who is eligible to make remittances under the liberalized remittance scheme LRS? देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है उसके तहत कौन एलिजिबल है रेमिटेंसेस के लिए, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ये रहे, ऑप्शन ए रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स, ऑप्शन बी कॉरपोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म्स, ऑप्शन सी नॉन रेसिडेंट इंडियंस NRIs, ऑप्शन डी फॉरेन नेशनल्स। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, और इसको लेकर के भी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया था, इसको लेकर के कुछ रूल वगैरह चेंज किए गए थे, तो हमने ये सब अपने पेड बैच में अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स। अब यहाँ पे देखिए जो ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था, और इसके तहत जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बेसिकली विदेश में पैसा भेज सकते हैं अलग अलग पर्पज़ से। तो यहाँ पे कौन कौन अवेलेबल है इस स्कीम के तहत पैसा भेजने के लिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स। तो अगर मान लीजिए माइनर रेमिटर है, माइनर के द्वारा पैसा भेजा जा रहा है, तो माइनर के जो नेचुरल गार्डियन होंगे उनको यहाँ पे फॉर्म A2 काउंटर साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉरपोरेट, पार्टनरशिप फर्म और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट, ये सब ध्यान दीजिएगा कि ये सब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत अवेलेबल नहीं है पैसे भेजने के लिए। और ऑप्शन में यहाँ पे दिया भी गया था कि कॉरपोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म वगैरह दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा, व्हेन शुड द DLG बी इन्वोक्ड बाय द रेगुलेटेड एंटिटी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रेगुलेटेड एंटिटी है, मतलब कि जो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी DLG को कब इन्वोक कर सकते हैं। तो आपके जो ऑप्शन है वो ये रहें, ऑप्शन ए विद इन 30 days ऑफ डिफ़ॉल्ट, ऑप्शन बी विद इन 60 days ऑफ डिफ़ॉल्ट, ऑप्शन सी विद इन 90 days ऑफ डिफ़ॉल्ट, ऑप्शन डी विद इन 120 days ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी विद इन 120 days ऑफ डिफ़ॉल्ट। अब देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं आपको एकदम साधारण शब्दों में समझाऊं इसको, तो DLG क्या होता है, डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी। इसके अंतर्गत जो रेगुलेटेड एंटिटी होती हैं, मतलब कि जो बैंक्स होते हैं, NBFCs होते हैं, वो यहाँ पे फिनटेक कंपनियों के साथ, जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर होती हैं उनके साथ एग्रीमेंट करती है। और इस एग्रीमेंट में क्या होता है कि इन रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा जो टोटल लोन बांटा जाता है तो उसका एक परसेंटेज ये फिनटेक कंपनियां गारंटी के तौर पे इनके पास जमा करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पैसा फिनटेक कंपनियों के द्वारा इन रेगुलेटेड एंटिटी के पास जमा किया जाता है तो इसको वो कब इन्वोक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बोरोवर के द्वारा 120 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया है और बोरोवर के द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा है, तो ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी के तहत गारंटी के पैसे को इन्वोक कर सकती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए जो 6 क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये रहें, ऑप्शन ए टू इशू गाइडलाइंस फॉर डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशंस, ऑप्शन बी to provide impetus to resolution of stressed assets and harmonize instructions across all regulated entities, option C to promote rural infrastructure projects,
ऑप्शन डी, टू स्ट्रीमलाइन द पेमेंट सिस्टम। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें उसको एलिमिनेट करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड इम्पीटियस टू रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट एंड हार्मोनाइज इंस्ट्रक्शन अक्रॉस ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज। बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क जारी किया गया है रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट के लिए, तो उसका पर्पस क्या है। तो उसका पर्पस क्या हो सकता है, बैंकों में जो स्ट्रेस्ड एसेट्स वगैरह हैं उनके रिजोल्यूशन के लिए और पूरे रेगुलेटेड एंटिटीज़ में जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है उसको हार्मोनाइज करने के लिए। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये रहा 7th क्वेश्चन। विच एंटिटीज कैन पार्टिसिपेट एज फाइनेंशियर्स ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ऑप्शन में जो एंटिटीज़ का नाम दिया गया है उनमें से कौन से एंटिटीज़ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे एज अ फाइनेंशियर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो चलिए जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए, ओनली बैंक्स, ऑप्शन बी, एंटिटीज अलाउड टू अंडरटेक फैक्टरिंग बिजनेस अंडर द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011, ऑप्शन सी, ओनली कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन डी, ओनली रीजनल रूरल बैंक। जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अभी हाल ही में इसको लेकर के आरबीआई के सर्कुलर जारी हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, एंटिटीज अलाउड टू अंडरटेक फैक्टरिंग बिजनेस अंडर द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। अब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं इतना डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको मैं आपको समझा सकती हूँ। तो देखिए पहले क्या था ना कि पहले सिर्फ जो बैंक थी, एनबीएफसी थी, वो लोग इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एज अ फाइनेंशियल पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन अभी हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने अभी यहाँ पे जितने भी एंटिटीज़ हैं उन सबको यहाँ पे परमिशन दे दिया है कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ फाइनेंशियल। और ऐसा आरबीआई के द्वारा किस लिए किया गया है, तो यहाँ पे आरबीआई ने फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया है, क्योंकि फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 के अंतर्गत कहा गया था कि जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो सभी फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आरबीआई ने ये फैसला लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ ई रूपी वाउचर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में अभी आरबीआई ने अनाउंस किया था कि ई रूपी वाउचर का जो स्कोप है उसको वो लोग बढ़ा रहे हैं। तो स्कोप बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो ये रहे, टू अलाउ नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई इशूअर्स टू इशू ई रूपी वाउचर्स, टू इनेबल इशुएंस ऑफ ई रूपी वाउचर्स ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल्स, to modify aspects like reloading, authentication, process, issuance limit, etc. और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो क्या होगा इसमें से, जल्दी से बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो ई रूपी वाउचर्स होते हैं, बेसिकली ई रूपी वाउचर्स को 2021 में आरबीआई ने लॉन्च किया था। ये एक तरीके से डिजिटल वाउचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके स्कोप को बढ़ाया जाएगा और आरबीआई ने कहा था कि अब जो नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो भी ई रूपी वाउचर को इशू कर सकती हैं और ये इंडिविजुअल के बिहाफ में इशू कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा गया था कि ई रूपी के अंतर्गत जो रीलोडिंग, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, इशुएंस लिमिट है, तो इन सब को भी मॉडिफाई किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। विच प्रोजेक्ट्स आर सपोर्टेड बाय RIDF। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट RIDF के द्वारा सपोर्टेड किया जाता है। ऑप्शन ए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन सी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब जिन लोगों को यहाँ पे RIDF का मतलब ही नहीं पता है वो लोग इसका आंसर कभी नहीं दे पाएंगे, तो हम हल्का सा समझ लेते हैं कि RIDF है क्या। देखिए RIDF का फुल फॉर्म है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म ही पता होता तो आप यहाँ पे ये आंसर
का आंसर दे पाते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, एक फंड है जिसको कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा क्रिएट किया गया है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश के अंदर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देना। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने अगले क्वेश्चन को लाते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्लाइड पाथ प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स सब टारगेट्स फॉर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए जो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट, सब टारगेट, इसको जो सेट किया गया है, इसके लिए जो पूरा पाथ प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उसका पर्पस क्या है। ऑप्शन ए, टू सेट लिमिट्स फॉर बोरोइंग इन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड impetus to resolution of stressed assets and harmonize instructions across all regulated entities. Option C, to issue guidelines for claiming agency commission in government transactions. Option D, to set targets for PSL for urban cooperative banks. तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा टू सेट टारगेट्स फॉर PSL फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा जो कि आज का 11 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द की पर्पस ऑफ द मास्टर सर्कुलर ऑन बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन। तो यहाँ पे मास्टर सर्कुलर जो RBI के द्वारा इशू किया गया था बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन के लिए, तो उसका की पर्पस क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, टू इशू गाइडलाइंस फॉर डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशंस। ऑप्शन बी, टू स्ट्रीमलाइन द कैपिटल रेगुलेशन फॉर बैंक्स इन अकॉर्डेंस विथ बेसल 3 नॉर्म्स। ऑप्शन सी, टू प्रमोट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन डी, टू फैसिलिटेट द रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड अकाउंट्स थ्रू कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू स्ट्रीमलाइन द कैपिटल रेगुलेशन फॉर बैंक्स इन अकॉर्डेंस विथ बेसल 3 नॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। विच रेगुलेटेड एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एजेंसी कमीशन क्लेम्स फॉर GST रिसीट ट्रांजेक्शंस, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अंडर TIN 2.0 डिज़ाइन एंड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थ्रू आइस गेट पेमेंट गेटवे टू मुंबई रीजनल ऑफिस RBI। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शंस में रेगुलेटेड एंटिटीज़ दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जो कि GST रिसीट ट्रांजेक्शन के लिए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए, उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो यहाँ पे एजेंसी कमीशन है वो क्लेम कर सकती है आइस गेट पेमेंट गेटवे के लिए मुंबई रीजनल ऑफिस RBI में। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए, ओनली कोऑपरेटिव बैंक्स। ऑप्शन बी, ओनली रीजनल रूरल बैंक। ऑप्शन सी, only non-banking financial companies NBFCs. ऑप्शन डी, all agency bank authorized to collect these transactions. तो जल्दी से सोचिए, अगर आपको आइस गेट पेमेंट गेटवे के बारे में पता होगा तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल एजेंसी बैंक्स ऑथराइज्ड टू कलेक्ट दीज ट्रांजेक्शंस। अब देखिए यहाँ पे जो ऑथराइज्ड एजेंसीज़ हैं जिनको कि ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है और इनको AD बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बेसिकली ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको कि सरकार ने डेजिग्नेट किया होता है एज अ इंटरमीडियरीज काम करने के लिए टैक्स पेयर्स और टैक्स अथॉरिटी के बीच में। अब ये जो एजेंसी बैंक होते हैं ये करते क्या हैं, ये टैक्स पेयर्स को एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जिसके जरिए ये टैक्स पेयर
आइस गेट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे जा करके अपनी टैक्स लिएबिलिटी पे करते हैं। अब ये जो एजेंसी बैंक है ये यहाँ पे क्योंकि हेल्प करा रहे हैं सरकार को उनका जो टैक्स है वो कलेक्ट करने में, तो इसीलिए इनको यहाँ पे एजेंसी कमीशन दिया जाता है। और ये एजेंसी कमीशन के बारे में ही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जो कि एजेंसी कमीशन क्लेम कर सकती हैं। अभी आरबीआई का जो नया सर्कुलर आया था तो उसमें कहा गया था कि अब जो ये एजेंसी बैंक्स हैं वो एजेंसी कमीशन क्लेम कर सकती हैं मुंबई रीजनल ऑफिस आरबीआई में। तो ये यहाँ पे बेसिकली कहा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन डी, ऑल एजेंसी बैंक जिनको कि ऑथराइज किया गया है इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो ये रहा। The liberalized remittance scheme allows remittances up to what amount per financial year for resident individual। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है इसके तहत एक इंडिविजुअल जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है वो फाइनेंशियल ईयर में कितना रेमिटेंस कर सकता है, कितना पैसा वो भेज सकता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 लाख USD, ऑप्शन बी 2 लाख US$, ऑप्शन सी 2,50,000 US$, ऑप्शन डी 5 लाख US$। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 2,50,000 US$। चाहे आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर आप करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल मैक्सिमम 2,50,000 US$ ही रेमिटेंस कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में नहीं आता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एब्रॉड, ऑप्शन बी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी एक्सटेंडिंग लोन्स इन इंडियन रुपीज टू NRI रिलेटिव्स, ऑप्शन डी रेमिटेंसेस फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी रेमिटेंसेस फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। मतलब कि इसको जो भी रेमिटेंसेस करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर मेंशन है उसको आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के रूप में पे नहीं कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या क्या आते हैं? तो ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट एब्रॉड, अगर आप एब्रॉड में फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करा रहे हैं। इसके बाद अगर आप एब्रॉड में इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटेंडिंग लोन्स इन इंडियन रुपी टू NRI रिलेटिव्स, तो ये सारे किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने आज का 15th क्वेश्चन ये रहा। How long should funds lying idle in a non-interest bearing foreign currency account FCA in IFSCs be repatriated to the investor's domestic INR account in India? तो यहाँ पे बेसिकली सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल में कहा जा रहा है कि जो IFSC है उसके अंतर्गत जो फॉरेन करेंसी अकाउंट लोग ओपन कराते हैं, तो जो कि बेसिकली एक नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट होता है, तो इसमें कितने दिनों तक अगर आपका पैसा पड़ा रहता है किसी इन्वेस्टर का, तो उस दिन के बाद जो है उस पैसे को वापस से उसके डोमेस्टिक अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 15 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज, ऑप्शन डी 90 डेज। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और मुझे पता है कि आधा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो आंसर है वो गलत बताने वाले हैं। अब देखिए इसका जो राइट आंसर है वो तो ऑप्शन बी 15 डेज होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन होगा नहीं यहाँ पे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो पूरा नियम था कि अगर IFSC के अंदर जो आपका नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट है और उसमें आपका 15 दिन से ज़्यादा पैसा रहता है और उसके बाद जो है अगर वो अनयूज्ड होता है तो वो इन्वेस्टर के डोमेस्टिक INR अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। तो अप्रैल 2023 में RBI के द्वारा एक सर्कुलर लाया गया था और उस सर्कुलर में ये जो पर्टिकुलर नियम है इसको हटा दिया गया था। तो इसलिए मैंने कहा था कि आधा से ज़्यादा लोग इसका जो आंसर है वो गलत बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो 16 क्वेश्चन है वो ये रहा। द रेमिटेंसेस अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है इसके अंतर्गत जो रेमिटेंसेस हैं वो इनमें से कौन से पर्पस के लिए किए जा सकते हैं, पैसे कौन से पर्पस के लिए लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत भेजे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए पेमेंट ऑफ फीस फॉर स्टडीज़ अब्रॉड, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव अब्रॉड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली तो जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है इसके तहत इंडिविजुअल यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए, गिफ्टिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव अब्रॉड और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव वो सही ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन रेलेवेंट लग रहे होंगे। तो अगर आपको हम जितने सारे भी लेक्चर्स अपलोड करते हैं यूट्यूब पे उसके पीडीएफ चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बैंकर्स ग्रेड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोर्स वगैरह परचेज़ करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17। द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एंटिटी। इनमें से कौन सी एंटिटी के द्वारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जाता है भारत सरकार के बिहाफ में, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आज के पार्ट का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था आरबीआई सर्कुलर टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज़ का। इसके दूसरे पार्ट को भी हम जल्द ही लाने वाले हैं और ट्रस्ट मी अगर आपने इन सभी पार्ट को कंप्लीट कर लिया, अगर आपने इसको एक बार रिवाइज कर लिया तो आरबीआई सर्कुलर का एक मेजर पोर्शन जो है वो आपका कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।